हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो लोग आ चुके हैं और अपने दोस्तों को बोल दीजिए, अगर आप हमारी क्लासेस लगातार ले लें, पास होने की गारंटी हमसे लें। आज 8 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास पहले हो चुकी है। अगली 2 घंटे वाली क्लास गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वाली। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें से 3 to 4 मार्क्स आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। बस फाइल को सामने खोल रहे हैं और उसके बाद जो है क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। फाइल सामने खोल रहे हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, अगेन गुड इवनिंग। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं जेआईबी का गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सामने आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है इस टॉपिक का नाम। और ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर के जो लोन्स होते हैं वो सब इसमें कवर होते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि गवर्नमेंट वो कौन कौन सी लोन स्कीम्स हैं जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर करने से मतलब है कि उनमें सब्सिडी देती है, उसमें एडिशनल बेनिफिट देती है, ट्रेनिंग देती है, इंटरेस्ट रेट में कंसेशन देती है, सबवेंशन देती हैं, और बैंकों के लिए टारगेट भी इसमें फिक्स करती है। गवर्नमेंट चाहती है इन स्कीमों पे बैंक फाइनेंस करे, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये किया जाता है। चले जी,
तो इसके पर्पज अगर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहली स्कीम का नाम है SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए ये जो स्कीम्स हैं, दो स्कीम्स हैं बेसिकली, ये दो स्कीम्स हैं। इन दो स्कीम्स में थोड़ा सा फर्क है, लिखे हुए का फर्क है। यहां पे है ग्राम और यहां पर है शहरी, ठीक है, यहां पर है ग्राम, यहां पर है शहरी, यानी दो स्कीम ये सेम है, केवल फर्क ये है ग्राम के लिए है और ये स्वर्ण जयंती शहरी ये शहर के लिए है, यानी अर्बन के लिए है। और उसमें तो उसमें क्या क्या चीज़ है, उसमें क्या कवर करेंगे हम लोग। स्कीम में स्किल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग के लिए क्या बात होती है, कौन कौन सी एक्टिविटी उसमें कवर होती है, SHG को कैसे कवर किया जाता है इसमें, फैमिली की डेफिनेशन क्या है, रिवॉल्विंग फंड क्या होता है, लैंडिंग नॉर्म्स क्या है, इंश्योरेंस कवर, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं कि हमें, और टॉपिक थोड़ा फास्ट चलेगा। अगर आप लोग साथ चल रहे होंगे तो डेफिनेटली आप समझिए कि आपको ये समझ में आएगा ये टॉपिक क्या चल रहा है। आप साथ चलेंगे और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो जो डिफाइन जितना हम डिस्कस कर रहे हैं जरूर उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। तो चलिए बात करते हैं। ऐसी सबसे पहली बात, इस स्कीम का क्या हुआ था, देखो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, कई बार इससे वन क्वेश्चन आया हुआ है कि जो SGSY स्कीम है कौन कौन सी स्कीमों को रीस्ट्रक्चर्ड करके लाया गया था। तो ये कितनी स्कीम दिखाई दे रही है, 6 स्कीम है। IRDP स्कीम है, ट्राइसेम है, ड्वाक्रा है, सिट्रा है, GKY है और MW। इन सारी स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया गया और कब किया गया, ये 1999 में। और इसमें जो रेशियो था 75:25 का रेशियो, यानी सेंट्रल जो है 75% पैसा देती है, 25% इसमें स्टेट देती है, ठीक है। और जितने भी बैंक हैं हमारे कॉमर्शियल, रीजनल या कोऑपरेटिव बैंक, इनके थ्रू इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट रूरल, DRDA है, एजेंसीज है, 9 NGO हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, ये सब मिलकर इस स्कीम को मॉनिटर करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये सारे लोग इस स्कीम की प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। बात आती है इस स्कीम का एम क्या था, बात आती है इस स्कीम का एक एम क्या था, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो BPL के हाउस होल्ड है, BPL के जो हाउस होल्ड हैं उन पे एम्फेसाइज करना, और वो जो ग्राम सभा है उनको आइडेंटिफाई करके उनको इसके SGSY में असिस्ट करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ SGSY इज टू बी ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली स्वरोजगारी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि SGSY में जो लोग, जिन लोगों को आप लोन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वरोजगारी, स्वरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय इंश्योरिंग द एप्रिसिएबल। अब इसमें क्या है, जो पुअर लोग हैं उनको कहाँ लाना, उनकी इनकम को बढ़ाना। और यहाँ पे एक वर्ड आया है एप्रिसिएबल सस्टेन्ड इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ। तो सस्टेन्ड का मतलब होता है जो लगातार चलती है। पता लगा उसने दुकान खोली, 2 महीने बहुत अच्छी कमाई होगी, उसके बाद नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है, उसका वो सस्टेन इनकम चलती रहनी चाहिए। दिस ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव्ड बाय द इंटर एरिया ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर इनटू SHG through the process of social mobilization, training, capacity building and provision of income generation asset. The rural people, the rural poor such as those with land, landless labor और educated unemployed, rural artisan, ये सारे लोग इसमें कवर हो सकते हैं बशर्ते वो क्या है BPL में आते हो। तो the assisted poor family known as स्वरोजगारी कैन आइदर भी इंडिविजुअल और ग्रुप। अब ग्रुप कैसे होगा, SHG होगा तो ग्रुप, और इनको कहाँ से उठाया जाएगा, BPL फैमिली से उठाया जाएगा। अब क्या है, यहाँ ये ध्यान रखना कौन उठाता है, एक 3 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बैंकर और सरपंच, ये लोग उन लोगों को चूज करते हैं कि इंटरव्यू टाइप का भी लेते हैं, बहुत फॉर्मेलिटी भी होती है, कई बार कोई बैंक कुछ नहीं करता लेकिन उनको चूज कर लेता है, ठीक है। SGSY विल फोकस ऑन द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द रूरल पुअर, जो बहुत छूट गए, पिछड़े हुए हैं,
Accordingly, SC/ST will be account for the at least 50%, वुमेन 40% एंड डिसेबल 3%। ये एक इसका टारगेट है कि जब भी आप उसमें रूरल पुअर में से उठाएंगे तो उसमें 50% SC/ST और 40% वुमेन। अब इसको समझ लीजिएगा, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि 50 वो हो गए तो 40 वो हो गए और 3 हो गए तो कोई कहेगा जी हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 40 और 3 हैं वो इसमें से भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, SC/ST के लिए 50% है, 50% अदर कैटेगरी के लोग, चाहे वो OBC हो, जनरल हो, वो लोग आ सकते हैं। SC/ST के लिए 50% है, OBC जनरल के लिए बाकी 50% आ सकते हैं। 40% वुमेन की बात हुई तो ऐसा हो सकता है 40% वुमेन सारे SC/ST के ले लो या सारे जनरल के ले लो या कुछ उधर से ले लो, ठीक है। अच्छा, अगली बात आती है स्किल अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग की बात आती है। इसमें ये जितने लोग हों जिनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है उनको ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंस दिया जाता है। इसमें मिनिमम स्किल रिक्वायरमेंट, अब जो भी वो काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम स्किल की रिक्वायरमेंट है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। द प्रोग्राम इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ कि वो अपना हिसाब किताब कैसा रखें, लेखा जोखा कैसा रखें, नॉलेज ऑफ मार्केट की कैसे हो, कैसे आइडेंटिफिकेशन करें, अप्रेजल करें, एक्विंटेंस विद द प्रोडक्ट, कॉस्टिंग प्रोडक्ट, एक्विंटेंस मतलब तो परिचित कराना, प्राइसिंग, फैमिलराइजेशन विद द प्रोजेक्ट, फाइनेंसिंग बाय बैंक एज वेल एज। तो यहाँ पे ये ट्रेनिंग की बात आ गई कि इतनी चीज़ों में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब बात आती है एक्टिविटी क्लस्टर बाय की एक्टिविटी। अब हर गांव में, हर कस्बों में एक ऐसी चीज़ होती है, कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे कहीं पे डलिया बुनने का ज़्यादा काम है, कहीं पे मधुमक्खी का ज़्यादा काम है, कहीं पे चमड़े का ज़्यादा काम है, कहीं पे मछली पालन का, तो क्लस्टर एक्टिविटी को करते हैं, ठीक है। द फोकस अंडर द स्कीम वुड बी डेवलपमेंट ऑन द एक्टिविटी क्लस्टर with emphasis on key activities identified in the block both the group as well as the। तो वहां पे आसपास के एरिया में जो भी एक्टिविटी आपकी अच्छी हो रही है उस एक्टिविटी को एक एक्टिविटी क्लस्टर के रूप में ट्रीट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे उसके आसपास के विलेजेस को भी इसमें कवर किया जा सकता है, जो रीजनेबल रेडियस मैंने कितने इलाके में वो हो रहा तो उसको ना। However, assistance is not prohibited for अदर एक्टिविटी को भी आप दे सकते हैं, लेकिन मेन पर्पज जो है इसमें। अच्छा, अगर बात हम करें कि SGSY में जो हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम सरोवर योजना है उसमें SHG को कैसे लिया जाएगा, तो उसमें जो BPL की लिस्ट है अप्रूव वाली, उसमें क्या करे जाएंगे, SHG को बनाया जाएगा, उनको नर्चर किया जाएगा, यानी पाला जाएगा और उनका बैंक से लिंकेज किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। 2-4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं। क्या है SHG, होता क्या है SHG? तो SHG की अगर हम बात करेंगे, SHG ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जिसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, 5 से लेके 20 मेंबर तक हो सकते हैं। 5 लोग जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे या हिली एरिया में, उत्तराखंड में भी जहाँ डिफ़िकल्ट एरिया होता है वहाँ पर 5 लोगों का ग्रुप भी बनता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मिनिमम SHG कितना हो सकता है। कोशिश करी जाती है कि उन सारे लोगों की एक्टिविटी एक जैसी हो, मैक्सिमम 20 करते हैं। और इसका रीज़न ये है कि कंपनी एक्ट में अगर 20 से ज़्यादा किसी के पार्टनर हैं किसी उसमें, तो उन्हें जो है एज ए कंपनी, मतलब पार्टनरशिप फर्म 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 20 से ज़्यादा पार्टनर होते तो उन्हें कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जो कि एक उन लोगों के लिए जिनके लिए स्कीम बनी है उनके लिए बहुत अच्छा, यानी बहुत ईजीनेस नहीं होती इस काम में, ठीक है। आगे देखिए इसमें The assistant loan cum subsidy may be extended to individual in a group, all member in the group for taking। अब देखो, एक तो टू इंडिविजुअल इन ए ग्रुप है और टू ऑल मेंबर इन ए ग्रुप। अब मान लिया कोई SHG वाला कहे कि हमारा ग्रुप है 12 लोगों का, हम ट्रक लेना चाहते हैं तो दिया जा सकता है, वो जॉइंट एक्टिविटी में। लेकिन हर कोई आदमी चाहता है कि हम सारे लोग मिलकर जो है एनिमल यानी भैंसों को पालेंगे, तो इंडिविजुअल भी दिया जा सकता है। दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी विल बी गिवन प्रेफरेंसेस एंड प्रोग्रेसिवली द मेजोरिटी ऑफ द फंडिंग विल बी सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाफ ऑफ द ग्रुप फॉर्म द ब्लॉक लेवल शुड बी एक्सक्लूसिव। अब उन्होंने बोला कि जो ग्रुप भी बनाएंगे उसमें से आधे कैसे बनाने हैं, वीमेन के बनाने हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन की अगर बात आती है और उसमें विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है,
तो देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप डेफिनेशन किसको मानेंगे कि एक फैमिली कौन होती है। चलो, तो बीपीएल फैमिली में क्या है, अ यूनिट फॉर द पर्पज गिविंग इनकम जनरेटिंग द फैमिली वुड कंसिस्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड एंड यूनाइटेड बाई टाई ऑफ मैरिज ब्लड और एडॉप्शन। यानी फैमिली को बोला कि जो पति पत्नी होते हैं या कोई ब्लड और उससे किसी उसको बच्चे को अडॉप्ट किया हो तो उसको फैमिली माना गया है। क्या है, हस्बैंड है, वाइफ है, डिपेंडेंट पेरेंट, सन, डॉटर, ब्रदर और सिस्टर को फैमिली माना गया है। ठीक है, और अगर वो डिपेंडेंट नहीं है, हैज ए सेपरेट हाउस होल्ड, ही विल नो लॉन्गर बी ए मेंबर ऑफ द सेम बीपीएल फैमिली। अब देखिएगा कई बार क्या होता है, कोई भी बंदा अगर सेल्फ डिपेंडेंट है तो वो उस फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा, वो सेपरेट फैमिली का मेंबर माना जाएगा। दोनों लोग अलग अलग से क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल अपनी बैंक से फैसिलिटी ले सकते हैं। द टर्म विलफुल डिफॉल्टर इज डिफाइंड वन हु इज कैपेबल फॉर रिपेइंग, यानी कि जो कैपेबल तो है रिपेइंग करने के बट इंटेंशनली क्या कर रहा है, वो डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज दैट विलफुल डिफॉल्टर शुड नॉट बी फाइनेंस अंडर। अब विलफुल डिफॉल्टर जो है यानी कि वो पहले पैसा नहीं दिया था उसको वो उसमें फाइनेंस नहीं करे। इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर आर मेंबर ऑफ द ग्रुप, दे माइट बी अलाउड टू बेनिफिट फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट एक्टिविटी फ्रॉम द ग्रुप इंक्लूडिंग द कॉर्पस बिल्ट अप विद द असिस्टेंस ऑफ रिवॉल्विंग। अब देखो ये वाली बात लाइन को समझ लो, ऐसा होता है जो भी ग्रुप होता है, ये ग्रुप कैसे काम करता है, ये ग्रुप कैसे काम करता है, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग जो हमने जो भी नंबर किया वो एक ग्रुप में जुड़ गए। अब उन्होंने क्या करा, एक टाइम इंटरवल पर वो मीटिंग करते हैं। मीटिंग क्या करते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, और उसमें कुछ सेविंग जमा करते हैं। सेविंग ऐसे हो सकती है 500 रुपये पर मेंबर, ऐसा हो सकता है 500 रुपये। अब वो करते करते पता लगा उनके वो 50,000 इकट्ठे हो गए। ये 50,000 रुपये इन्हीं मेंबरों को लोन देते हैं। ये 50,000 रुपये से इन्हीं मेंबरों को लोन दिया जाता है। क्या देता है, लोन दिया जाता है। तो ये विलफुल डिफॉल्टर है, मान लिया ये विलफुल डिफॉल्टर है, तो वो ही कह रहे हैं कि एसएचजी ग्रुप में ये ग्रुप उनको फाइनेंस कर सकता है लेकिन बैंक उनको फाइनेंस नहीं करेगा, क्योंकि थ्रिफ्ट, क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट का मतलब है वहां उनको, ये देखिए जो कॉर्पस बिल्ड करते हैं ना, कॉर्पस बिल्ड, उससे वो दे सकते हैं। बट एट द स्टेज ऑफ असिस्टेंस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी द विलफुल डिफॉल्टर शुड नॉट हैव बीन बेनिफिटेड फर्दर असिस्टेंस अंटिल द आउटस्टैंडिंग लोन आर रिपेड। तो उसको जो है जब तक वो अपने सारे लोन पेमेंट कर देगा तब तक उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। विलफुल डिफॉल्टर of the group should not get benefit under the SGS scheme and the group may be financed excluding such defaulter। और जब ग्रुप को फाइनेंस किया था उन लोगों को छोड़ते हुए फाइनेंस किया जाएगा। अगली बात आती है रिवॉल्विंग फंड क्या होता है। अगली बात आती है रिवॉल्विंग फंड क्या होता है। तो रिवॉल्विंग फंड के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से मैं आपको इसमें समझा देता हूं कि रिवॉल्विंग फंड क्या होता है। देखिए, जब इसमें लेन देन की हैबिट बन जाती है ग्रुप में, जब ये ग्रुप जो है लेन देन की हैबिट में आ जाता है तो उस कंडीशन में बैंक जो है कुछ उसको थोड़ा सा फंड देता है, 25-30 हज़ार 50,000 रुपये, और वो इस पैसे का प्लस बैंक ने कुछ दे दिया, जो प्लस बैंक ने कुछ दिया हुआ है, इन दोनों को वो करते हुए बैंक जो है इस फंड को इनको देता, तो इनके पास फंड बढ़ जाता है और वो उस फंड का क्या करते हैं, इस फंड का जैसे मान लिया रिवॉल्विंग फंड दिया उन्होंने, रिवॉल्विंग फंड दिया, तो रिवॉल्विंग फंड का वो पैसे का इस्तेमाल क्या करते हैं अपने काम के लिए। 50,000 तो उनके पास हो गए थे और 25,000 बैंक ने दे दिया। 75,000 को अपने मेंबर्स को देते हैं और लेते हैं, यानी उनको उधार देते हैं, उसमें ब्याज लगाते हैं और उनसे, ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनमें लोन लेने देने की एक हैबिट डेवलप हो जाए। लोन लेने और देने की हैबिट डेवलप होने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन देता है, फ्रॉम DRDA एंड बैंक्स
एज कैश क्रेडिट फैसिलिटी, एक छोटी सी कैश क्रेडिट फैसिलिटी में रिवॉल्विंग फंड इज प्रोवाइडेड टू द ग्रुप टू ऑगमेंट द ग्रुप कॉर्पस एज टू एनेबल ए लार्जर नंबर ऑफ मेंबर टू अवेल लोन्स एंड ऑल्सो फैसिलिटेट एंड इंक्रीज इन द पर कैपिटल लोन अवेलेबल टू द मेंबर। अब उससे क्या होगा कि हर आदमी को, देखो पहले तो अपने ही वो जो पैसा इकट्ठा करे उसी से अपने मेंबर को लोन दे रहे थे, अब रिवॉल्विंग फंड भी आ गया तो पर कैपिटा को लोन देने की जो है लिमिट इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, द रिवॉल्विंग फंड इम्पार्ट्स क्रेडिट डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल टू द मेंबर सो दैट, ये क्यों किया गया है इसको, चलो जितने लोग इस समय लाइव क्लास में, ये क्लास को पूरा अटेंड करिए, आपको एग्जाम में 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट पता है, आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा अटेंड कर लीजिए। इतनी देर में आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे इस टॉपिक को जितनी जल्दी मैं यहाँ कवर करा दूंगा समझाते हुए। ठीक है, थोड़ी देर पढ़ेंगे किताब बंद कर देंगे, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पूरा कर लीजिए। एज इज दैट have demonstrated their successful existence will receive the assistance for economic activity under the scheme। लैंडिंग नॉर्म्स की बात आती है इसमें, तो साइज जो होता है इसमें प्रोजेक्ट के हिसाब से उसका फंडिंग का होता है। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट सीलिंग अदर देन द यूनिट कॉस्ट। अब देखिए सुनिएगा कि आप इससे जहां हवाई जहाज भी ले सकते हैं, कोई सीलिंग नहीं है इसमें। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट वर्क आउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जैसा होगा वैसा फंडिंग होगी। द लोन अंडर द स्कीम वुड बी कंपोजिट लोन कंप्राइजिंग बोथ टर्म लोन और कंपोजिट लोन। क्या होता है, कंपोजिट लोन होता है ऐसा लोन जिसमें टर्म लोन और सीसी का पार्ट एक साथ होता है, यानी उसमें किस्तें भी होती हैं और रिवॉल्विंग भी होता है। यानी आप सीसी में पैसे डालते निकालते भी रहे, लेकिन हर महीने बाद उसकी लिमिट क्या होती जाएगी, मतलब जो ईएमआई आते से उसकी लिमिट को कम कर दिया जाएगा, उसको कंपोजिट। द लोन कंपोनेंट एंड द एडमिसिबल सब्सिडी टुगेदर वुड बी इक्वल टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट। डिसबर्समेंट अप टू 10,000 अंडर द स्कीम सर्विस बिजनेस मे बी मेड इन कैश। अगर 10,000 तक का पेमेंट है तो आप उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि पक्का बिल लेके आ जीएसटी का तभी दूंगा। पता लगा उसने कहा साहब मैंने जो है अपने दुकान में जो है किसी से पुताई कराई है, तो आप कहते जीएसटी का बिल ले आओ, तो परेशान नहीं करना उसको, 10,000 तक का पेमेंट उसको ऐसे दो। ग्रुप लोन की जब बात आती है, शुड टेक अप सिंगल एक्टिविटी। अगर ग्रुप कोई सिंगल एक्टिविटी लेता है तो उस कंडीशन में ऐसा था, ग्रुप कुड ऑल्सो टेक द अपना मल्टीपल एक्टिविटी अंडर द ग्रुप लोन आइदर इन द केस विल सैंक्शन इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे सैंक्शन किया जाएगा, तो वो जो पूरा लोन है वो पूरा लोन ग्रुप के नाम पे सैंक्शन किया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया इसमें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सब्सिडी वाला। क्या सब्सिडी वाला, फॉर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट ऑफ द लोन द ग्रुप इज एंटाइटल्ड सब्सिडी ऑफ कितना 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू द पर कैपिटा 10,000। और ये समझ लीजिएगा, देखो ऐसा है कि जो सब्सिडी है वो कितने परसेंट है, 50% ऑफ द पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट की, पर बंदे को 10,000 से ज़्यादा नहीं और इतने को ज़्यादा। अब मान लिया 15 मेंबर है, तो 15 मेंबर का जो होगा, अगर पर बंदे को 10,000 देंगे तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.5 लाख। तो ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए अधिकतर वो जो ग्रुप बनाते हैं वो 12 लोगों का बनाते हैं, जिससे हर बंदे को 10-10 हज़ार मिल जाती है। तो 12 × 120 यानी 1,20,000 तक की सब्सिडी मिल जाती है। 12 से बड़ा ग्रुप बढ़ाएंगे तो सब्सिडी कम मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल 1,25 से ज़्यादा नहीं दे सकते। मल्टीपल डोजेज ऑफ क्रेडिट, यानी उनको कितने बार लोन दिया सकता है, तो इसमें क्या है, दिस वुड मीन असिस्टिंग स्वरोजगारी ओवर ए पीरियड ऑफ विद ए सेकेंड सब्सिक्वेंट डोजेज ऑफ क्रेडिट। यानी एक बार दे दिया उसने वापस कर दिया तो फिर दे दो, फिर दे दिया तो फिर वापस कर दिया, जिससे कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाए। ऑल्सो एक्सेस हायर अमाउंट ऑफ द क्रेडिट सब्सिडी एंटाइटलमेंट फॉर ऑल डोज टेकन टुगेदर शुड नॉट एक्सीड द। और जो सब्सिडी है उसको मान लिया पहली बार 5,000 की सब्सिडी मिली, दूसरी बार 4,000 की, तो तीसरी बार उसे 1,000 की मिलेगी, यानी कुल मिला के 10,000 से ज़्यादा की उसको सब्सिडी नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। चलिए अब बात आते हैं इंश्योरेंस इंटरेस्ट रेट की बात आती है। तो इंटरेस्ट रेट में क्या है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके साथ इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम,
इसमें कुछ नहीं बोलना हमें। लोन एप्लीकेशन की बात आई है तो SGSY की जो लोन्स होती हैं उनकी एप्लीकेशन को कैसे डील किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लोन एप्लीकेशन जो है, पहली बात तो टाइम लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 क्वेश्चन, तो 1 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। क्या बोलता है? लिमिट टू 15 डेज एंड एनी रेट नॉट लेटर देन 1 मंथ। तो पहले बात तो उसने कहा कि प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट 15 डेज है, लेकिन किसी भी हालत में 1 महीने से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। और ये वाले एडवांसेस प्रायोरिटी सेक्टर में एडवांस में आते हैं। रिजेक्शन की बात आएगी तो रिजेक्शन जो होता है वो ब्रांच मेजर करेगा, और इसमें नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, अगर फील्ड अफसर वो है, and the relevant application should be returned for the sponsoring authority immediately for their information and further action as the deemed necessary। तो क्लियरली जो रीजन कर रहे हैं वो रीजन उसमें लिखना है क्यों आप उसकी एप्लीकेशन को कर रहे हैं, और ब्रांच मेजर से नीचे रिजेक्शन नहीं करें। यानी फील्ड अफसर आपका उसमें देखेगा, कमी निकालेगा, लेकिन रिजेक्शन कौन करेगा? ब्रांच मैनेजर करेगा। इंश्योरेंस कवर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी स्वरोजगारी की लाइफ को जो है कवर किया जाएगा, उसके एसेट को, ठीक है, उसको तो ग्रुप इंश्योरेंस से कवर किया जाएगा और उसके एसेट को जनरल इंश्योरेंस से कवर किया। इंश्योरेंस कवरेज, द मैक्सिमम एज ऑफ स्वरोजगारी एट द टाइम ऑफ सैंक्शन, तो 60 साल से बड़े स्वरोजगारी को लोन नहीं मिलेगा। द इंश्योरेंस कवरेज हाउएवर वुड बी फॉर 5 ईयर टिल द लोन इज रिपेड विच इज अर्लियर रिस्पेक्टिव। तो अब देखो, अगर मान लिया आपने 60 ईयर वाले को लोन दिया हुआ है तो आप 65 साल यानी 5 साल तक कर सकते हो उसको, ठीक है, क्लियर हो गई। और या जो लोन आपने मान लिया 8 ईयर का दिया हुआ है, अगर लोन आपने 8 ईयर का दिया हुआ और 60 साल का हो तो उसका इंश्योरेंस 60 + 8 का होगा। सिक्योरिटी नॉर्म्स की बात आई, अकेले आदमी को 50,000, ग्रुप लोन को 5 लाख तक होगा। तो उसमें क्या है, केवल हाइपोथिकेशन होगा, यानी उससे आप कोई भी अदर से नहीं। इन केस ऑफ द मूवेबल एसेट्स आर नॉट क्रिएटेड एज इन लैंड बेस्ड एक्टिविटीज सच एज द डग वेल, माइनर इरिगेशन। तो अब क्या होता है, कुएं वाले में आपने मान लिया कुआं बना दिया, तो कुआं तो गिरवी नहीं रखा जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में मॉर्गेज ऑफ लैंड में बी ऑब्टेन। तो ऐसी कंडीशन में बड़े प्रोजेक्टों में कुएं के लिए तो नहीं हो, लेकिन आप जो अलग से उसकी लैंड है उसको मॉर्गेज कर सकते हैं। वेयर द मॉर्गेज लैंड इज नॉट पॉसिबल, थर्ड पार्टी गारंटी से भी आप काम चला सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी किसकी, सिक्योरिटी के नॉर्म्स की बात हुई। और सिक्योरिटी के नॉर्म्स में क्या है, अगर 50,000 से ज़्यादा का लोन है और ग्रुप का लोन 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके अलावा फिर क्या है, मॉर्गेज ऑफ लोन और थर्ड पार्टी गारंटी आपको जरूर लेनी है, ठीक है। द अपर सीलिंग ऑफ 5 लाख is irrespective of the size of the group, pro rata per capita loan of the group. While deciding the limit of collateral security, the project should be taken into consideration by. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कई बार क्या है कि ये जो अपर सीलिंग है जो 5 लाख वाली है वो ग्रुप के किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर रहे हैं ज़रा इसकी, क्योंकि ब्राइटनेस से हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। थोड़ी सी ब्राइटनेस मैं इसमें कम कर देता हूँ। वैसे तो आप लोग जो है अपने आप बुक में भी फॉलो कर रहे होंगे,
कुछ लोग पेज नंबर पूछ रहे हैं, पेज नंबर जो है 3 हम लोग 311 पे चल रहे थे, 312 पे आ गए। अच्छा, एक रविंदर जी ने एक अपडेशन दिया है, SGSY नेम चेंज टू DAYNRLM। रविंदर जी इसकी फुल फॉर्म भी दे दीजिए। देखिए ये स्कीम पुराना हो गया है। मेरा कंसर्न क्या है, अगर हम एक स्कीम को ढंग से पढ़ेंगे तो उसकी सारी टर्मिनोलॉजी और स्कीम्स में भी आएगी, केवल आपको फैक्ट वहाँ पर समझने हैं। अभी क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। तो रविंदर जी ने बोला हुआ है SGSY का जो चेंज हो गया है DAYNRLM, तो इसका फुल फॉर्म दे दीजिए, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NRLM। DAY का क्या है, ओहो, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। जैसे NRLM है, ऐसी NUR नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन भी है, NULM भी है। तो जो है इसका नाम रख दिया गया है, दीनदयाल जी जो हैं RSS के संस्थापक या सदस्यों में से कुछ रहे हैं, तो उनके नाम में उनको ऑनर करने के लिए ये नाम रख दिया गया है। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। पुराने लोगों ने जिन्होंने कुछ महान कार्य किए हैं, उनकी नज़र में जो भी सरकार होती है उनको लगता है कि वो आदमी ने अच्छे काम किए, तो उनके नाम पे मॉन्यूमेंट्स, उनके नाम पे रेलवे स्टेशन, उनके नाम में बस स्टैंड, यहाँ तक कि कई लोगों ने तो उनके नाम पे डिस्ट्रिक्ट भी बना दिए हैं। ठीक है, तो अपना अपना वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे इसमें। तो सब्सिडी की बात आएगी, देखो सब्सिडी की अगर बात आ रही है तो 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम कितनी है 7,500, और SC/ST के केस में 50% है, और मैक्सिमम कितनी है 10,000 है। ग्रुप की बात करें तो सब्सिडी 50% है, ये हमने पहले ही बता दिया कि मैक्सिमम इंडिविजुअल 10,000 और 1.5 जो है वो पूरी है। नो, ये क्वेश्चन आ गया, मॉनेटरी सीलिंग, इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट में कोई भी मॉनिटरिंग सीलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वो लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, वो लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब पोस्ट क्रेडिट फॉलोअप का मतलब क्या है कि जब लोन दे दिया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसने कहा कि पासबुक रीजनल लैंग्वेज में उसको इश्यू करोगे जिससे वो समझ जाए कि भैया क्या मेरा लोन चल रहा है। रिपेमेंट की बात करेंगे तो इसमें मिनिमम रिपेमेंट पीरियड कितना है, 5 ईयर है, और लोन विल बी फिक्स एज पर द यूनिट कॉस्ट अप्रूव्ड बाय द। तो नाबार्ड की जो SGSY की कमेटी है वो जो कहेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। मिनिमम टेन्योर कितना होगा, 5 साल। 5 साल से कई बार क्या होता है आप 3 साल में उसका लोन खत्म करने की कोशिश करते हैं। स्वरोजगारी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी एनी बेनिफिट सब्सिडी इन द लोन फुल्ली रिपेड बिफोर। देखो ये क्वेश्चन आना, एक लॉक इन पीरियड बोलते हैं। लॉक इन पीरियड में अलग अलग एक्टिविटी के लिए लॉक इन पीरियड अलग अलग होता है। तो मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 ईयर होता है। द रिपेमेंट ऑफ द पीरियड फॉर वेरियस एक्टिविटी अंडर कैन बी ब्रॉडली बी कैटेगराइज इनटू, देखो 5, 7 एंड 9 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब देखो उसने बोला कि जो रिपेमेंट पीरियड है 5, 7 और 9 है। अगर 5 ईयर का रिपेमेंट है तो लॉक इन पीरियड 3 है, और 7 ईयर का है तो उसमें फिर 4। देखो लॉक इन पीरियड वुड भी क्या था, 3, 4, 5 है ना। 7 ईयर का तो 4 ईयर है, और 9 ईयर का स्कीम है तो कितना ईयर है, 5 ईयर है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रॉम्प्ट रिकवरी ऑफ लोन्स नेसेसरी, सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं देखना है आपको। रिफाइनेंस की बात आती है, SGSY के लोन के लिए रिफाइनेंस कहाँ से मिलेगा, नाबार्ड से मिलेगा। अब आया अगला, स्वर्ण जयंती शहरी आ गया, तो इसमें क्या होगा,
जब हमने उसकी बात करी थी SGSY की, तो जितनी गांव वाली स्कीम थी उनको मर्ज किया गया था। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी स्कीम थी, जैसे क्या है, नेहरू रोजगार योजना, अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर पुअर, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इन जो स्कीम्स थी, 3 स्कीमों को वो करके किया गया है, सबज्यूमिंग कर दिया गया, उसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे इस स्कीम के? ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवाइज सोशल, उसमें क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, पॉवर्टी तो हटाने, पॉवर्टी एलिवेशन तो है ही उसका, कि गरीब आदमियों को अमीर बनाना, द अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर अनएम्प्लॉयड पुअर। तो एक तो होता अनएम्प्लॉयड, एक होता अंडर एम्प्लॉयड, यानी वो काम 8 घंटे कर सकता है, उसे 4 ही घंटे काम मिल रहा। ठीक है, बाय एनकरेजिंग देम टू सेट अप द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर इंडिविजुअल ग्रुप विद सपोर्ट फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी अंडरटेक वेग, यानी उनको दिहाड़ी, वेज माने दिहाड़ी मजदूरी का वो करने से चलेगा। ठीक है, फिर क्या है, सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना उनको, अर्बन पुअर वालों को सब कुछ करना। ठीक है, और यहाँ पर 1-2 वर्ड नए आ गए, उनको देख लीजिए। क्या नए वर्ड हैं? वो है नाइबरहुड ग्रुप, नाइबरहुड कमिटीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटीज। तो उनके लिए क्या है, जैसे SHG टाइप का है, तो वहाँ पे क्या है, सुटेबल सेल्फ मैनेज कम्युनिटी स्ट्रक्चर, यानी जैसे स्वयं सहायता समूह थे उसी तरह के ग्रुप यहाँ पर भी बनाए गए। क्या बनाए गए? नाइबरहुड ग्रुप्स, नाइबरहुड कमेटी। और ये कंपोनेंट में बात आई, तो जब हम बात कर रहे थे 5 मेजर कंपोनेंट है इसमें, कौन सा है? अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमंग्स द अर्बन पुअर, और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये जो प्रोग्राम है, अकॉर्ड टू सोशल फोकस इज इश्यू द अर्बन प्रोग्राम, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अ स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम SGSRI कॉल्ड द अर्बन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी रिडक्शन अमंग्स द SC ST। पहले एक स्कीम होती थी, स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम होता था, उसके अंतर्गत विल बी क्रेव्ड। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन में बार बार बात आती है, वो अर्बन लोग जो कहाँ रह रहे हैं, अर्बन लोग जो शहर में रह रहे हैं, उनको ये टारगेट किया जाएगा। फंडिंग की बात आ रही है, देखिए इसमें फंडिंग विल बी शेयर्ड, कौन कौन से? 75, सेम शेयरिंग जो परसेंटेज थी वो किनके बीच में थी? इन दोनों के बीच में थी। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को भी मिला लो, तो वो जो है उनका रेशियो 90-10 का है। नॉर्मल रेशियो कितना है? 75-25 का, और इसमें रेशियो कितना है? इसमें है 90 और 1 का है। ठीक है, अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो वो जो प्लानिंग कमीशन ने टाइम टू टाइम रिपोर्ट होती है उससे देखा जाएगा। अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसमें क्या है, उसके 2 कंपोनेंट है। एक तो असिस्टेंट टू इंडिविजुअल अर्बन पुअर बेनिफिशियरी को है, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट ले सकें। दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड अदर सपोर्ट प्रोवाइडेड टू अर्बन पुअर इन सेटिंग। तो एक तो हुआ कि इंडिविजुअल अर्बन पुअर को असिस्ट करना सेटिंग अप के लिए। दूसरा क्या है? उसको टेक्नोलॉजी यानी लोन और सब्सिडी देना है। दूसरे वाले में लोन सब्सिडी की जगह जो है क्या करना है? टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग अदर सपोर्ट प्रोवाइड करना। दो, या तो फाइनेंस करेंगे या वो करेंगे। ठीक है, सब्सिडी की बात आती है, क्या है? अगर आपको ये क्लास बोरिंग भी लग रही है तो सुनते रहिए प्लीज़, क्योंकि ये पूरे फैक्ट वाला टॉपिक है। जितनी बातें आप अभी सुन रहे हैं, आपको ये गारंटी है एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर इसमें से कुछ बातें दोबारा कान में सुनाई देंगी, अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से। तो स्क्रीन में मेरे पास क्लियर आ रही है? आप अपना P बढ़ा लीजिए, पिक्सल क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, और अपने फ़ोनों को एक्स्ट्रा डेटा से चार्ज कर लीजिए अगले 15 दिनों के लिए। अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दिस कंपोनेंट ऑफ SGSRY focuses on providing assistance to individual urban बेनिफिशरी फॉर सेटिंग अप गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर एंटरप्राइज। यहाँ पे एक बात आ गई, देखो माइक्रो एंटरप्राइज आ गई।
माइक्रो जो एमएसएमई होता है ना, एमएसएमई, तो एमएसएमई में कौन सा वाला, माइक्रो एंटरप्राइजेस। द प्रोग्राम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल सिटीज टाउन, होल टाउन विद इन ईच टाइम। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय सेलेक्टिंग होल क्लस्टर ऑफ द पुअर सेगमेंट टू ब्रिंग एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी होता। तो पूरे क्लस्टर को उठाएंगे, जैसे हम SDSY में करते कि कोई पूरा क्लस्टर जो है, जो वो पूरी एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं उसको करेंगे। टारगेट की बात आ रही है इसमें, देखिए टारगेट की बात आ रही है इसमें, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लिए जाएंगे और जो प्लानिंग कमीशन ने टाइम टू टाइम किया गया, और स्पेशल फोकस होगा वुमेन पर, SC/ST लोगों पे स्पेशल फोकस होगा, डिफरेंटली एबल पर्सन पे भी स्पेशल फोकस होगा, ठीक है। और वुमेन का जो वहाँ कैटेगरी 40% था, यहाँ पे कितना है 30% होगा। रूरल में 40% था, यहाँ 30% है। और SC/ST का जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, उसमें जो है जिस प्रोपोर्शन में, अब इसको समझ लीजिएगा, सपोज कीजिए एक गांव है, इस गांव में जो है 80% SC रहते हैं, मान लिया SC और ST मान लिया 80% है, तो ये टारगेट उनके लिए उस इलाके में 80% हो जाएगा, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अगर उनकी पॉपुलेशन कम है तो कम हो सकता है, और नहीं है तो ज़्यादा। तो स्पेशल प्रोविजन क्या किया, 3 प्रे जो है वो किन के लिए, डिफरेंटली एबल के लिए किया था, यही काम हमने उसमें भी किया था। और प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की बात आ रही है इसमें, 15% ऑफ द फिजिकल फाइनेंशियल टारगेट अंडर द अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नेशनल लेवल सैलरी में माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिया जाएगा 15%, ठीक है। 15% किसको दिया जाएगा, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दिया जाएगा। एजुकेशन पर 2 मिनिमम और मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन इसमें इस स्कीम में नहीं है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, बेनिफिशियरी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, जब हम SDSY पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था बैंकर, सरपंच और जो BDO है वो कर रहा था, ठीक है। यहाँ कैसे करेंगे, देखो मॉडल फॉर्मेट्स फॉर कंडक्ट स्लम सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे, लिवलीहुड सर्वे और गाइडलाइंस जो भी गवर्नमेंट ने दी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने, उनके अनुसार कम्युनिटी नाइबरहुड ग्रुप, नाइबरहुड कमेटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, जो 3 तरह के ग्रुप लोगों को लिया जाएगा। अंडर द गाइड सिटी टाउन अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन सेल है, सिटी टाउन अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन सेल ये करेगी, जो कि क्या है NGO इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लस्टर अप्रोच हमारे SDSY में भी थी, इसमें भी क्लस्टर अप्रोच है। क्या करा जाएगा कि जो है so that no urban poor household left adult without means of earning income। इस तरह से करना है क्लस्टर की, सारे लोगों में से कोई भी जो है वो छूट ना पाए इनकम के उससे। क्लस्टर शुड बी चूजन द USAP टारगेट ग्रुप गेट अटेंशन, ईच टाउन अर्बन लोकल बॉडी हैज़ टू डेवलप अ कंपेडियम ऑफ सच एक्टिविटी प्रोजेक्ट। यानी जो लोकल बॉडी है अर्बन की, टाउन की, जैसे नगर पालिका वगैरह वगैरह, ये वहाँ ये सारा काम करेंगी। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ ऑनगोइंग PMEGP, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसकी डुप्लीकेसी ना हो, इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना पड़ेगा, पर लगा सेम वही स्कीम वो है और सेम वही स्कीम ये भी हो जाए, ठीक है। दिस कंपोनेंट ऑफ SDSRY इज टू बी कन्फाइंड टू बिलो, ये इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमको एक टॉपिक भी पूरा करना है। फोकस सेक्टर क्या होंगे, फोकस सेक्टर में अभी हमने पहले बात की थी, माइक्रो इंडस्ट्री के प्रोडक्शन और सर्विस वाले दोनों लोगों को कवर इसमें किया जाएगा। माइक्रो सेक्टर के दोनों उसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन सेक्टर में क्या है, माइक्रो बिजनेस सेंटर है। प्रोडक्शन सेंटर में माइक्रो इंडस्ट्री जो भी है मैन्युफैक्चरिंग में, उनको लिया जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो सर्विस सेक्टर में क्या है, देखो सर्विस सेक्टर में है सेवा सुविधा केंद्र फॉर एवरी 50,000। अब सर्विस सेंटर कैसे असेस होंगे भाई, जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है उन पॉपुलेशन के लिए क्या होना चाहिए, प्रोवाइड सेवा सुविधा केंद्र फॉर एवरी 50,000 पॉपुलेशन, एटलीस्ट 1 केंद्र एक बनाना है
और जहाँ पे सुटेबल लॉजिस्टिक और स्पेस हो। वर्कर विल रजिस्टर देमसेल्फ विद द रजिस्टर्ड इल्क स्किल्ड। तो एक फोकल पॉइंट बनाना है जहाँ पे सारी सर्विसेज के ट्रेड और फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएँ। जैसे होता है ना, आप जब बाजार निकलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं आपको। द एम्फेसिस विल बी द क्वालिटी स्किल एंड द रेट्स विल बी डिसाइडेड ऑन एडवांस और होम विजिट, जैसा भी होगा, ठीक है। बिजनेस सेक्टर की बात करते हैं इसमें हम लोग। बिजनेस सेक्टर में जो भी हमारे एक्टिविटी होती है, जैसे कोई आदमी शॉप खोलना चाहता है, कियोस्क खोलना चाहता है, और कोई किराए पर कुछ लेकर के कराना, विल बी लीज्ड आउट बाय द यूएलबी टू द अर्बन। अब उसमें क्या है, कुछ शहर में कुछ दुकानें बनती हैं, वो इन लोगों को क्या दी जाती हैं, इन लोगों को किराए पे दी जाती है। वेंडर मार्केट विल बी प्रमोटेड किया जाएगा। मोबाइल वेंडिंग आउटलेट होंगे। रनिंग मोटराइज स्कूटर एनकरेज विद सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो ये सारी, जैसे मोटराइज साइकिल रिक्शा है, जो आजकल आपका ये ई रिक्शा भी टाइप का आ जाएगा इसमें। तो ये सारी फैसिलिटी जो है बिजनेस सेक्टर में आएंगी। उसके बाद बात आती है, देखिए डिटेल फाइनेंसिंग पैटर्न क्या होगा। उसमें मैक्सिमम अलाउबल यूनिट जो प्रोजेक्ट है, द डिटेल ऑफ फाइनेंसिंग पैटर्न अंडर यूएससीपीआर फेलो, क्या क्या है उसमें। तो सबसे पहली बात है, इसमें जो देंगे मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है कितने लाख का है, 2 लाख का है इसमें, और सब्सिडी 25% की है, मार्जिन 5% का है, कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है। माइक्रो बिजनेस में बात करिए उन्हें, नॉट एक्सीडिंग 80 लाख पर MBC। माइक्रो बिजनेस सेंटर जो बनाया जाएगा, उसमें माइक्रो बिजनेस सेंटर मतलब उसमें कई सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो उसमें क्या है, 60 लाख की कैपिटल ग्रांट है, 20 लाख की रनिंग कॉस्ट है। तो इससे मैक्सिमम कितना है, फाइनेंशियल सपोर्ट 80 लाख तक का है। एफर्ट शुड बी मेड टू मेक सेल्फ सस्टेनेबल इन ड्यू कोर्स। MBC का मतलब है माइक्रो बिजनेस सेंटर्स में इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द बिजनेस कंसल्टेंट्स। और इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक ये इम्पॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर्स शुड बी प्रोवाइडेड हाई क्वालिटी स्मॉल एंटरप्राइज एडवाइजरी सर्विसेज दी जाएंगी, जिससे वो अपना एंटरप्राइज अच्छी तरह से चला रहे। अच्छा, SJSRY में अगली स्कीम आ रही है वुमेन वाली। अगली स्कीम किसकी आ रही है, वुमेन वाली। तो इसमें क्या होगा, वुमेन के लिए ज़्यादा काम किया गया है, ठीक है। और कौन है, अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम। इसमें वही कॉमन सारी चीज़ें वही हैं, स्किल ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड और लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 अर्बन पुअर वुमेन। तो कोई भी जो ग्रुप वाला सिस्टम है, उस ग्रुप वाले सिस्टम में कम से कम 5 वेमेन होना चाहिए। तो जब हमने ग्रुप का साइज बताया था, तो उसमें बताया था कि कोई भी ग्रुप जो है 5 लोग, कम से कम 5 लोगों से बन सकता है। कम से कम 5 लोग होने उसमें ज़रूरी है। और इसमें जैसा भी पॉसिबल होगा, जैसे हमने SHG बताया था, एज फार एज पॉसिबल एक्टिविटीज शुड बी सिलेक्टेड आउट ऑफ आइडेंटिकल सेल्फ प्रोजेक्ट एरिया कंसर्न। वहाँ जो एरिया चल रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए। एवरी एफर्ट विल बी मेड टू द, और उनको ये आदत बनानी है, जो ग्रुप के लोग हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, उनको आपस में लेन देन की आदत बनानी है, ठीक है। जिसमें जो ग्रुप है सेल बी एंटाइटल टू अ सब्सिडी ऑफ कितने, 3 लाख की सब्सिडी है, 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और 60,000। तो जो इंडिविजुअल, यहाँ पे लिमिट बहुत बढ़ा दी गई है, 60,000 कर दी गई है। क्लियर हो गया। चलो, रिवॉल्विंग फंड की बात आई तो 25,000 का रिवॉल्विंग फंड उसमें भी दिया गया था, इसमें भी दिया जा रहा है। लमसम ग्रांट दी जा रही है, ठीक है। और रेट ऑफ 2,000 मैक्सिमम पर मेंबर। रिवॉल्विंग फंड जो है पर मेंबर के हिसाब से 2,000 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है। और रिवॉल्विंग फंड जो दिया जाएगा उसका यूज़ क्या होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग का है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होगा,
ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कॉमन है। हाँ, ये जितने भी ये ग्रुप बनते हैं उसमें भी कुछ पैसा दिया जाता है। देखिए क्या पैसा दिया जाता है, देखिए इसको देख लीजिएगा ज़रा। एटलीस्ट 500 इन ए फिक्स डिपॉजिट फॉर 12 मंथ विद द सोसाइटी, सी विल बी एंटाइटल्ड टू सब्सिडी ऑफ कितना। अब अगर उनको वो लोग जो है 12 महीने में 500 रुपये का जो है कम से कम पर मेंबर के हिसाब से वो करते हैं, तो उस कंडीशन में 30 रुपये का कुछ सब्सिडी वगैरह है। ये फिगर्स हैं कुछ, इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। स्किल ट्रेनिंग जितनी हमने पुरानी डिस्कशन की थी बिल्कुल उसी तरह से काम है, इसमें भी हम कुछ लोग कवर नहीं कर रहे हैं आगे। ये टॉपिक हमें पूरा भी करना है। हाँ, ये जिन लोगों को स्क्रीन सही नहीं दिख रही उसका तरीका मैंने बता दिया कि अपना पी बढ़ा लीजिए और ऐसे देखिए बिल्कुल साफ आ रही है स्क्रीन। आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल एफर्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, जितने लोग भी यहाँ पर हैं, जितने लोग भी यहाँ पर हैं वो अगर इसको प्रॉपरली देख रहे हैं
अगली जो स्कीम आई है इसमें अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की है। इसमें क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कराना है, यानी उनको अंडर ना हो, जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जिनको कम मिल रहा है उनको पूरा मिले, उसके लिए किया गया। दीज सेट मे बी कम्युनिटी सेंटर। अब उसमें करने क्या है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली यूजफुल पब्लिक एसेट। सोशली एंड इकोनॉमिकली ऐसे एसेट बनाने जो सबके लिए यूज़ हो पाए, जैसे ये आपका बारात घर है, बैंकेट हॉल हो जाते हैं, और कम्युनिटी सेंटर जिनको बोलते हैं, ये सब चीज़ें इसमें सेटअप करने की बात है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखो, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, रोड्स हैं, नाइट शेल्टर्स हैं, किचन सेट्स हैं, प्राइमरी स्कूल में किचन सेट्स हैं जो मिड डे मील जहाँ बनता है, अदर कम्युनिटी रिक्वायरमेंट है, इस तरह से है। पार्क्स बनाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी करना, और जो भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा उसके हिसाब से होगा। इसमें विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट स्पेशली फॉर द अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड migrants resident by the creation of the community asset, special emphasis on the construction of the community asset, low income neighborhood। तो ये इस स्कीम में है। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स नहीं है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। UCDN स्कीम है। इसमें क्या है, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क। तो इसमें क्या है, कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है और एम्पावरमेंट की बात की गई है। इसको भी हम आगे स्किप कर जा रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी जगह पर जल्दी निकल जा रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो वो उससे ठीक हो जाए। चलिए, अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आ गई है आपकी PMEGP। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो पहले इसका नाम PMRY हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम कॉल्ड द PMEGP। PMRY को रिप्लेस किया गया था। और यहाँ से देखिए इसको, PMRY और रूरल एम्प्लॉयमेंटेशन जनरेशन प्रोग्राम जो थी उनको मिला करके अभी PMEGP कर दिया। विल बी ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। और इसमें क्या किया जाएगा, MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वाली जो मिनिस्ट्री को दे, स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, a statutory organization under the administrative control of the Ministry of MSME as the single nodal agency of the national level at the state level. The scheme will be implemented through state KYC directorate। कौन करेगा, ये जो PMEGP की स्कीम है, KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, 3 लोग हैं और उसके साथ बैंक, 4 लोग करेंगे। KVIC जो स्टेट KVIC है और स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है, और उसके बाद देखो ये जो C है, ये जो है ये C है केंद्र सेंट्रल वाला, और ये जो बोर्ड है वो स्टेट वाला होता है, ठीक है। DIC और बैंक करेंगे। द गवर्नमेंट सब्सिडी अंडर द स्कीम विल बी रूटेड KVIC थ्रू द आइडेंटिफाइड बैंक्स इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट। तो बैंकों के द्वारा ये स्कीम लॉन्च होगी, उसमें सब्सिडी वगैरह जो दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल है, जैसा कि इसका नाम है, इसका नाम है जनरेट एम्प्लॉय। मतलब ऐसी जगह दिया जाएगा, जैसे किसी को आपने दुकान वाले को लोन दिया तो कम से कम वो 2-3 लोगों को कारोबार दे। तो जो भी लोन दिया जाएगा ऐसे लोगों को दिया जिससे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, ठीक है। कहाँ पे, रूरल और अर्बन दोनों में दी जाती है। किन को दी जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर या प्रोजेक्ट या माइक्रो एंटरप्राइज को दी जाएगी। और वाइडली डिस्पर्स ट्रेडिशनल आर्टिजन जो है, मतलब कोई काम जानता है वो कहीं कहीं फैले हुए हैं, तो उनको ग्रुप करके उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा करके उस इलाके की वो ग्रोथ की जाएगी। टू प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज सेगमेंट ऑफ ट्रेडिशनल एंड प्रोस्पेक्टिव आर्टिजन। तो इन सबको करा जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, स्कोप, स्कीम का स्कोप क्या है देखिए। तो इसमें सबसे पहली बात आई कि अमाउंट की जब बात आती है तो उसमें बोला
अंडर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख तक के और बिजनेस सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक के दिए जाएंगे। ठीक है। ओनली 1% फ्रॉम फैमिली इज एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग, एक फैमिली में से एक आदमी को दिया जाएगा। केवल न्यू प्रोजेक्ट पे होगी ये स्कीम। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनकरेज करने की बात की गई है इसमें। द असिस्टेंट अंडर द स्कीम विल नॉट बी अवेलेबल टू एक्टिविटी इंडिकेटेड इन द नेगेटिव लिस्ट, कोई नेगेटिव लिस्ट में जो काम बोले गए उनको नहीं किया जाएगा। जैसे कौन कौन सी नेगेटिव वो है, इसमें ग्रोसरी शॉप के लिए नहीं दिया जाएगा, परचूनी की दुकान के लिए नहीं है, स्टेशनरी शॉप के लिए नहीं है, फार्म रिलेटेड एक्टिविटी इसमें कवर नहीं होंगी क्योंकि इसके लिए अलग से स्कीम्स हैं, एंड अर्बन रूरल ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी भी इसमें कवर नहीं होगी। लेकिन ऑटो रिक्शा, टूरिस्ट बोट और हाउस बोट, क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए है इसलिए दी जाएंगी। ठीक है। शिकारा है वहाँ पे JNK में, और टूरिस्ट बोट कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड में, इन लोगों को दी जाएगी। ठीक है। अब इसमें देखिएगा जो 25 और 10 लाख का जो क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट कॉस्ट, वो कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ गया यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो 25 लाख से ज़्यादा नहीं करना है, सर्विस सेक्टर में 10 लाख नहीं। अब जब आप फाइनेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखो जनरल कैटेगरी के लिए 90 है और स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए कितना है, 95% है। क्या करते हैं, देखो सब्सिडी KVIC से आएगी। सब्सिडी कितनी आएगी, KVIC से आएगी। कितने, अर्बन एरिया में 25%, रूरल में 25%, अर्बन एरिया में 15% और इसमें 25%। और जो दूसरी वाली स्कीम है उसमें सब्सिडी बढ़ा दी गई 25 और 35। प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन 10, कैसे, वो तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है। तो जो 90% जो बैंक फाइनेंस हो रहा है उसमें से इतना पार्ट आपका कहां से आएगा, सब्सिडी से आ जाएगा। ठीक है। क्वांटम एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्वांटम एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, लेवल ऑफ फंडिंग। PMEGP में लेवल की बात करी तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नॉर्मल कंडीशन में जो मार्जिन है वो 10% है और दूसरे कंडीशन में कितना है, 5% है। और सब्सिडी जो है वो ये सेम वही ग्राफ है, दोबारा बना दिया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या है, क्या बोला हुआ, 18 साल, क्या बोला हुआ है, 18 साल की एज वाला जो है वो बंदा कम से कम होना चाहिए। और कोई भी इनकम सीलिंग नहीं है, वो कितने रुपए भी कमा रहा हो, यानी BPL वाला कॉन्सेप्ट इसमें लागू नहीं होगा, BPL वाला कॉन्सेप्ट इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है। चलिए, और जो 10 देखो प्रोजेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट हैं 10 लाख से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग वाले और 5 लाख है। वैसे तो देखो मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख है और इसमें 10 लाख है, लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा का लोन ले रहा है मैन्युफैक्चरिंग में तो उसके लिए कम से कम 8 पास होना ज़रूरी है। इस बात को समझ रहे हैं। देखो लिमिट तो है 25 और 10 की, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा ले रहा है, 10 से ज़्यादा ले रहा है और इधर 5 से ज़्यादा ले रहा सर्विस सेक्टर में, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उसके लिए क्या है, 8 पास होना चाहिए। ठीक है। हाँ, और देखिए इधर इसमें किन किन को SHG को दिया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस को भी लोन दिया जा सकता है, जो सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी लोन दिया जा सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट को भी दे सकता है, और कोई एग्जिस्टिंग यूनिट जो पुरानी वाली चल रही थी उनको जब पहले से दिया गया है एग्जिस्टिंग यूनिट एंड द यूनिट दैट हैव ऑलरेडी अवेल, अगर किसी ने पहले से ले लिया है तो वो उनको नॉट एलिजिबिलिटी में लिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्या है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, ये तो नॉर्मल बात है, सब कुछ पता ही है आपको कि अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे। और अगर सोसाइटी वगैरह को कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन के केस में कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के केस में क्या कह रहे हैं, देखिए सर्टिफाइड बायलॉज और द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू अपेंड द मार्जिन मनी क्लेम विद, तो सब्सिडी लेने के लिए क्या बायलॉज में ऐसा लिखा होना चाहिए।
प्रोजेक्ट कॉस्ट विल इंक्लूड द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वन साइकिल ऑफ वर्किंग। अब जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आप बनाएंगे तो वन ऑपरेटिंग साइकिल का, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल की ऑपरेटिंग साइकिल मान लिया 3 लाख रुपए चाहिए और 20 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, तो उसको 23 लाख रुपए का लोन सेंक्शन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ द लैंड, पता लगा वो शहर में दुकान खोलना चाहता, 25 लाख की दुकान है, 2 लाख का सामान भरना चाहता, तो ऐसे लोन सेंक्शन नहीं होंगे। कॉस्ट ऑफ रेडी बिल्ट एज वेल एज लॉन्ग लीज रेंटल वर्सेट कैन बी इंक्लूडेड प्रोजेक्ट कॉस्ट subject to restructuring. Such cost of rebuilt as well as long rental workshop be included in the project cost calculated as a maximum period of 3 year only। तो वो कहता है कि जब भी कोई आप किराया वगैरह की बात करते हैं तो रेडी बिल्ट वो हैं, उसको आप किराए पे ले रहे हैं ना, एज लॉन्ग एज लीज और रेंटल रहेगी तब तक, और मैक्सिमम पीरियड कितने साल तक, 3 साल तक। PMEGP इज एप्लीकेबल टू ऑल न्यू वायबल माइक्रो एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग विलेज इंडस्ट्री। तो रूरल और उसमें दोनों में होता है, हमने पहले ही बात कर ली थी। और इसकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें 4 लोग होते हैं, अभी पीछे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कौन कौन से। एक तो बोर्ड है जो स्टेट का है, एक है KVIC जो सेंट्रल का है, स्टेट DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर और बैंक, ये मिल करके करते हैं, और हेडेड बाय द DM और डिप्टी कमिश्नर, यानी DM इस मीटिंग को हेड करता है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का बार बार नाम आ रहा है, खादी एंड विलेज सी और खादी विलेज बोर्ड, दोनों मिल करके इसको वो करते हैं, ठीक है। बैंक फाइनेंस 90% तक की फंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और स्पेशल ये पहले बता दिया, वो जो चार्ट हमने किया था उसमें हो गया था 90-95 वाला, ठीक है। मार्जिन की बात होती है, ये जो वो चार्ट बना था उसी चार्ट का पूरा लिखा हुआ है। लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए, वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट शुड बी यूटिलाइज इन सच ए वे दैट वन पॉइंट स्टेज इन टच 100% लिमिट ऑफ कैश क्रेडिट विद इन 3 ईयर ऑफ द लॉकिंग पीरियड। तो वो क्या कहता है, जो भी आपका वर्किंग कैपिटल का जो कंपोनेंट है वो पूरा यूटिलाइज करना है, ठीक है, लॉक इन पीरियड के दौरान उसको पूरा यूटिलाइज करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिपेमेंट शेड्यूल में कोई खास बात नहीं है, जो भी बैंक का रूल्स होगा उसके हिसाब से होगी, ठीक है। और 3 से 5 साल का, इसमें 3 से 5 साल का रिपेमेंट पीरियड रखा गया। विलेज इंडस्ट्री का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ एक लाइन दी हुई है, देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वर्कशॉप सेट मशीनरी आर फर्नीचर डिवाइडेड बाय फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय द प्रोजेक्ट डज नॉट एक्सीड 1 लाख इन प्लेन एरिया। तो वो कह रहे हैं कि जो आपका जो कोई इंडस्ट्री है अगर उसमें इससे ज़्यादा का फंडिंग लगा हुआ है तो वो विलेज इंडस्ट्री में नहीं आएगी। रूरल एरिया का मीन्स क्या है, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से रूरल एरिया कहा जाता है उसमें है, और पॉपुलेशन उसकी क्या है 20। ऐसा टाउन भी लिया जाएगा जिसमें 20,000 से ज़्यादा के लोग नहीं हैं, ठीक है। मोडलिटीज ऑफ ऑपरेशन में उसमें KVIC करेगा, ठीक है। टास्क फोर्स बनेगी इसमें 8 मेंबर वाली। एक पॉइंट इसमें आया कोलेटरल वाला, नो कोलेटरल सिक्योरिटी अप टू 10 लाख। 10 लाख तक के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, एडिशनल प्राइमरी सिक्योरिटी तो लेंगे। मैं केवल वो पॉइंट रोकूंगा जिसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट होंगे, क्योंकि मैंने बताया था जब हम एक स्कीम को पढ़ लेंगे तो बाकी स्कीमों में थोड़ा हमको नया जो फीचर होगा वो पढ़ना पड़ेगा। चलिए एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे बनती है। एक डाउट अगर आपको है, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कहलाता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लिया किसी का 50 लाख है या 50 लाख का प्रोजेक्ट है। अब उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, एक तो बैंक की फाइनेंसिंग होती है और कस्टमर का कुछ मार्जिन होता है, ठीक है, और कुछ क्या होती है, सब्सिडी होती है।
देखो ये एग्जाम्पल बना दिया। प्रोजेक्ट कॉस्ट वो होती है जो उसमें पूरा खर्चा लगता है, मार्जिन वो होती है जो बोरोवर देता है, सब्सिडी जो होती है सरकार देती है। ये रिफंडेबल, ये जो है सब्सिडी आपको लोन के रूप में वापस नहीं करनी है। और ये जो सब्सिडी है 35 और 10 की यानी 45 लाख की है। टोटल जो लोन होगा वो 45 लाख का लोन होगा, जिसमें से 10 लाख जो होगा सब्सिडी के रूप में आएगा, 35 लाख और उसका इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, मार्जिन जो आपने शुरू में लगा दिया उसका कोई भी लोन से वास्ता नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी लोन इस तरह से डिवाइड होता है, कोई भी लोन होता है इस तरह से। पीएमईजीपी कम्स अंडर पीएसएल बिल्कुल आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस सेक्टर में क्या फ़र्क है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। सर्विस सेक्टर में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती, केवल सर्विस है। जैसे डॉक्टर की दुकान, सीए की दुकान, ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, कॉलेजेज, ये क्या है, सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। बस बहुत जल्दी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखना, अगर कोई लोन 3 साल के अंदर अंदर एनपीए हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, द मार्जिन मनी विल बी एडजस्टेड बाय द बैंक टू लिक्विडेट द लोन और लिक्विडेटेड द लोन लाइबिलिटी ऑफ द बोरोवर आइदर इन पार्ट और फुल। ठीक है, अगर वो एनपीए हो जाएगा किसी भी रीजन से जो उसके कंट्रोल में नहीं है, किसके, बेनिफिशियरी के। जैसे मान लिया किसी बेनिफिशियरी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए तो अकाउंट एनपीए होगा, उस कंडीशन में तो उसे सब्सिडी मिलेगी। लेकिन वो अगर गड़बड़ करा तो सब्सिडी भी वापस की जा सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी रिकवरी इज अफेक्टेड। ये बात आ रही 3 साल की, क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड है, उससे पहले इसी कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आया है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी। तो उसमें क्या है कि भाई किसी भी बंदे में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, तो उसमें क्या होगा, the duration of EDP under REGP was only 3 days, whereas the under PMI was is 10 days. 2 to 3 weeks period has been provided under PMEGP। अब देखो पहले क्या था, REGP में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में 3 दिन था, PMRY में 10 दिन था। तो यहाँ पर वो कहता है 2 और 3 वीक होगी इस वाली स्कीम में। जो ये वाली PMEGP स्कीम है इसमें 2 से 3 वीक का कर दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें आपको पूरा चीज़ें वो समझाते हैं। एक पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एफडी बनाना, जो मार्जिन मनी है उसको क्या है, टीडीआर के फॉर्म में रखा जाएगा और टीडीआर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, 3 साल की बनाई जाएगी। तो यहाँ मैं जो बता रहा था, देखो जो ये सब्सिडी आती है उसकी बैंक क्या बनाता है, टीडीआर बनाता है 0% में। आपसे इंटरेस्ट भी कितने पे लेगा, 35 पे, इस पर नहीं लेगा इंटरेस्ट। और ये 0% इंटरेस्ट आपसे ले रहा है क्योंकि 10 लाख रुपए बैंक को आ चुका है और वो लोन ख़त्म होने पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बैक एंड सब्सिडी। क्या बोलते हैं, बैक एंड सब्सिडी। बैक एंड सब्सिडी बोलते हैं इसको। ठीक है, और कई बार क्या है, मार्जिन मनी सब्सिडी इज टू बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी ग्रांट, इट विल बी क्रेडिटेड द बोरोवर लोन अकाउंट आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ। अगर मान लिया कई बार मार्जिन मनी जो है
वो लोन के रूप में भी दी जाती है, यानी वो भी आपको वापस करनी पड़ती है। ऐसा भी केस आते हैं बहुत सारे। एक बैंक का रिव्यू मीटिंग की बात आ रही है, तो वही लोग होंगे जो बैंक का रिव्यू मीटिंग, कौन कौन है? लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा, एलडीएम होगा, जोनल रिव्यू मीटिंग क्वार्टरली होगी। देखो ये कुछ क्या है, बैंकर्स रिव्यू मीटिंग्स हैं। एलडीएम की ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की मीटिंग होती है वो क्वार्टरली होती है, जोनल रिव्यू क्वार्टरली होती है, टॉप लेवल बैंकर्स कमेटी जो मीटिंग होती है वो हाफ ईयरली होती है, जून और दिसंबर में। नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट का मतलब है पीएमईजीपी में कौन कौन सी चीज़ों पे लोन नहीं करेंगे आप। तो उसमें क्या है, देखो एक तो जो फॉलोइंग एक्टिविटी नॉट भी परमिटेड है, पहली है तो मीट की इंडस्ट्री नहीं है। मीट की इंडस्ट्री में क्या क्या है? प्रोसेसिंग, कैनिंग यानी उसको पैकिंग में रखना, सर्विस करना, फूड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट आइटम, बीड़ी, पान, सिगरेट, सिगार, होटल, ढाबा, ये लिक्वर, ये सारे टोबैको वगैरह, ये सारे होटल और ढाबा और सेल्स आउटलेट सर्विंग लिक्वर। तो ऐसे होटल जो जहाँ पे जो बार बोलते हैं उन लोगों के लिए नहीं किया है। कोई भी इंडस्ट्री जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांटेशन में लगी है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में कवर होगा, यहाँ कवर नहीं होगी। कोई भी पॉलीथीन कैरी बैग बनाने वाली इंडस्ट्री को नहीं लिया जाएगा जो कि 20 माइक्रोन थिकनेस से कम की बनाती है। जो पॉलीथीन हम लोग पॉली बैग में वो होता है हमारा, अगर वो पतली है तो हमें उसको वो करना पड़ेगा, उस वाले को नहीं करेंगे। 20 माइक्रोन से ऊपर की जो बनाएगी उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री सच एज प्रोसेसिंग ऑफ क्या है, पश्मीना वूल एंड सच अदर प्रोडक्ट लाइक हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग टेकिंग एडवांटेज ऑफ खादी प्रोग्राम अंडर द परव्यू ऑफ सर्टिफिकेशन। तो कोई ऐसा पहले से प्रोग्राम में जो सेल्स रिबेट ले रहे हैं उनको भी इसमें कवर नहीं किया जाएगा। रूरल ट्रांसपोर्ट कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो ऑटो रिक्शा है और अंडमान निकोबार में ऑटो रिक्शा, हाउस बोट एंड शिकारा जो JNK वगैरह में है उनको तो कवर किया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज रूरल ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी को कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहेबिलिटेशन, SLRS स्कीम होती है। इसका नाम भी बहुत कम सुनने में बोलता है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, उसका रीजन बताऊंगा मैं। ये जो बेसिकली है स्कैवेंजर्स होते हैं जो सर पे मैला ढोते हैं, जैसे गाँव में या कई शहरों में अभी भी क्या है ओपन टॉयलेट्स होती हैं, घर के अंदर होती है, तो उसमें वो उसको साफ करके अपने सर पे वो करते हैं, तो उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। उनको लिबरेशन, उनके क्या है, किसके लिए है ये, लिबरेशन के लिए है, ठीक है। स्कीम ऑफ लिबरेशन एंड रीहैब, उनको उनसे मुक्ति दिलाना और दोबारा से उनको वो करा। देखो यहाँ लिखा हुआ रिमूविंग नाइट सॉइल एंड फिल्थ प्रोवाइडेड बाय द, तो उसमें क्या है, इसमें जो भी लोग हैं वो ऐसा जो काम कर रहे हैं उनको ऐसे डिग्निफाइड ऑक्यूपेशन में लाना 5 साल के अंदर, ये स्कीम है। देखो ये साफ साफ उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो भी ऐसे ऑब्नॉक्सियस और इनह्यूमन ऑक्यूपेशन पे लगे हुए हैं, बहुत गंदा काम करते हैं, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए करी गई है। और बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी एंड इसके वजह बिलोंगिंग टू अदर कम्युनिटी, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है शेड्यूल कास्ट वाले हो, कोई भी अगर ऐसी ड्राई लेटरिंग वगैरह या कुछ भी वो करते हैं तो उनके लिए स्कीम है। साइलेंट फीचर क्या है इसमें, उसमें अर्बन के, सेमी अर्बन के, रूरल के सभी तरह के लोगों को कवर किया गया है। द यूनिट फॉर असिस्टेंस अंडर द स्कीम नॉट फैमिली बट ईच स्कैवेंजर। अब मान लिया किसी फैमिली में 5 लोग इस काम में लगे तो 5 के लिए अलग से लोन होगा इसमें, ठीक है। 18 से 50 साल है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है इसमें, और लोन ग्रांटेड बैंक स्कैवेंजर्स अंडर द अवेलेबल। अब यहाँ देख लीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर एंड लोन अप टू 6500 है लोन अंडर DRR। अगर
DRI स्कीम में 6,500 तक का लोन दिया गया है इस स्कीम में, तो वो भी किस में आएगा, प्रायोरिटी सेक्टर में होगा। अब यहाँ देखिए एक बार जरा, इसका फंडिंग और इसका एक थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, उसको देख लीजिएगा जरा। क्या है, द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कितना 50,000 पर बेनिफिशियरी एंड ऑल्सो फॉर मार्जिन मनी कितना है 15%, प्रोजेक्ट कॉस्ट 4%। अब इसको समझ लीजिएगा जरा, यहाँ देखिएगा, ये जो मार्जिन मनी है, ये मार्जिन मनी का भी लोन मिलेगा उनको, यहाँ का भी लोन मिलेगा, और ये लोन मिलेगा जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होती हैं, स्टेट वाली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होती है, उसको लोन देंगी। यानी उसको दो लोन मिल रहे हैं, ये वाला लोन तो 4% में मिलेगा, और ये वाला बैंक रेट, बैंक का जो भी लोन है इस स्कीम्स का वो मिलेगा। तो दो लोन मिले, यानी उसको कुछ भी पैसा नहीं लगाना है, शुरुआती तौर पर उसको कुछ भी पैसा नहीं लगाना है। PMEGP में कोई लिमिट नहीं है, PSL में आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जो भी उसको लोन मिलेगा, देखो यहाँ देखना 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 5,000, और ब्रेकअप क्या होगा, उसको 10,000 की तो सब्सिडी आ गई, 7,500 का मार्जिन मनी में आ गया SC/ST कॉरपोरेशन से, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और 32,500 का लोन उसका बैंक से होगा। अंडर द स्कीम ऑफ द सब्सिडी वुड बी 50% होगी विद ए सीलिंग ऑफ 10। अब 50% सीलिंग है, देखो इसकी सब्सिडी की 50% सीलिंग है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 10,000 है। तो अगर कोई लोन छोटा ले रहा है तब तो 10,000 तक होगी, अदरवाइज उसको क्या होगी 50% मिल जाएगी। लोन अप टू इतना ट्रीटेड एज अंडर DRI स्कीम एंड कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, नॉट विद इफेक्ट विद द प्रोजेक्ट कॉस्ट मे बी एक्सटेंड इतना, वेयर द लोन सैंक्शन डिस्बर्स इज मोर देन इतना, सच लोन विल अट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू RBI। तो अगर वो 6,500 तक का दे रहे हैं तब तो 4% लगेगा, अगर इससे ज़्यादा दे रहे हैं तो जो भी RBI के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा। अ मेंबर ऑफ फैमिली बीइंग डिफॉल्टर नीड नॉट टू बी बार, अगर किसी फैमिली मेंबर में एक फैमिली मेंबर ने किया है तो बाकी लोग जो होंगे वो बाकी लोगों को लोन देने से आप मना नहीं कर, ये नहीं कहोगे आपके परिवार में तो लोन डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी की बात आई है, सिक्योरिटी इसमें कोई भी नहीं दी जाएगी, देखो केवल जो प्राइमरी सिक्योरिटी होगी वो दी जाएगी। SCDS अलाउस हैविंग सेकेंड एंड पारी पासू चार्ज, क्यों होगा बताओ, इसलिए होगा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, SC वाला डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, देखो पूरा ये जो भी प्रोजेक्ट है इसमें, इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट में ये जो बैंक का फंडिंग है और इसका फंडिंग है, क्योंकि इसने भी लोन दे रखा है, तो पूरा जो एसेट्स बनेंगे उस एसेट्स में दोनों का चार्ज होगा। पारी पासू चार्ज का मतलब पैरेलल या सेकंड चार्ज होना। और इसमें रिपेमेंट 3 to 7 ईयर है। बैंक शुड नॉट असिस्ट डिपॉजिट अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसे क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग इतने साल 1.5 घंटे से इस क्लास में हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 4-5 क्वेश्चन है, ज़रूर उसको कर लेने में कोई बुराई नहीं है इसमें, क्या पता कुछ आपको थोड़ा सा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डिड नॉट रिप्लेस, एंड देखो मैंने कहा था एक क्वेश्चन आता है इसमें से, तो स्वर्ण जयंती ने कौन सी स्कीम को रिप्लेस नहीं किया था, आपको बताया था कि PMRY अलग है, ठीक है। अंडर SGSY द ग्रुप इज इंटाइटल फॉर सब्सिडी, तो इसमें 2 क्राइटेरिया थे, मैक्सिमम 10,000 और पूरे ग्रुप को 1,25,000। पारी पासू चार्ज का मतलब होता है पैरेलल चार्ज होना,
पारी पासु चार्ज का मतलब होता है पैरेलल चार्ज, एक चीज पे दो लोगों का चार्ज होना, एक सामान पे दो लोगों को चार्ज होने को बोलते हैं पारी पासु चार्ज होना। हाँ जी, सेकंड वाले का आंसर दीजिए। 10,000 की मैक्सिमम पर कैपिटा सब्सिडी, 1,25,000 और मैक्सिमम 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी होती है। डी वाला इसका आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन है, अंडर एसजीएस बैंक विल सैंक्शन, कितना करेगा एसजीएसआरवाई में? एसजीएसआरवाई में कितना परसेंट जो है लोन सैंक्शन करता है बैंक? 90% तक करता है, ठीक है। और पीएमईजीपीवाई में मिनिमम एज हमने पढ़ा था 18 से 50 साल थी, तो ये आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये आज ये वाला हमने टॉपिक, आप लोग कहेंगे कि बहुत तेज करा दिया, बहुत तेज करा दिया। एग्ज़ाम टाइम में इतनी बातें जिसने हमारी सुन ली, एग्ज़ाम टाइम में जितने लोगों ने इतनी बातें सुन ली, डेफिनेटली उनको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ याद ज़रूर आएगा। तो इस तरह हमारा ये 23 वाला टॉपिक भी पूरा होता है। उसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर स्कीम वाले और एसएचजी वाले, तो ये दो एक ग्रुप और रह जाते हैं, वो हम देखते हैं शाम को, कल को करेंगे। अगली क्लास जो 6 बजे है, अगली क्लास 6 बजे सरफेसी वाली क्लास में आप जरूर आइएगा। लीगल को कवर करती है, सीआईबी को कवर करती है, जेआईबी फर्स्ट पेपर को करती है, सब के लिए सरफेसी इंपॉर्टेंट है, बैंक प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन लोगों ने ये चैनल जो हमारा नया वाला चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम कुछ क्लासेस इसमें लेते हैं, कुछ क्लासेस उसमें लेते हैं। रीज़न ये है कि ये चैनल केवल बैंकिंग पे डेवलप हो रहा है, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको, हाँ, टुडे इवनिंग में मिलेगा क्लास हमारा 6 बजे। आज शाम को 6 बजे जो क्लास है, उस क्लास में आप ज़रूर आइएगा। और उसके साथ साथ में जो सीजन एंड हो जाता है जब हमारा, तो हम लोग जो अपने कोर्सेज के प्राइस हैं बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई अफसोस ना करे कि चलो इतने पैसे दे दे के कुछ ले लीजिए। तो जो जेआईबी का कोर्स है बहुत सस्ता हो गया है, क्योंकि आपके पास 10-12 दिन एग्ज़ाम में जो बचे हुए हैं उनके हिसाब से 1499 में तीनों कोर्स मिल रहे हैं, आप लोग जाके ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए 6 बजे क्लास में मिलते हैं हम दोबारा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद एंड बीइंग विद द क्लास फॉर मोर देन 1.5 आवर। आपके बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच।